हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन की लिंक ओपन हो चुकी है और आप लोग निश्चित ही जो है तो ऑब्जेक्शन जैसा जो भी क्वेश्चन गलत है उन पे ऑब्जेक्शन कर रहे होंगे। तो आज अपन इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो अपन ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं इन पे मार्किंग कैसे होती है, कैसे अपन को इनके जो बोनस नंबर हैं वो कैसे मिलते हैं, है ना। इस पे बात करेंगे, साथ में थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का देखेंगे और एक और जो है तो फंडा है जो कि बहुत कम लोगों को पता है, वेटिंग लिस्ट का। ठीक है, इस बार पुलिस में भी वेटिंग लिस्ट जारी की जानी है तो उस पे अपन बात करेंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे अपन बात करेंगे और आप जो है तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा तो आपके जो है तो ये तीनों चीज़ें जो है तो इनसे रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो ऑब्जेक्शन का है आप रूल बुक में पढ़ेंगे, रूल बुक में साफ साफ मेंशन किया है कि कुछ ऐसी कंडीशन दिया है जिस उनको अगर फुलफिल कर रहा है कोई क्वेश्चन, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन जिनको फुलफिल करने पर वो क्वेश्चन जो है तो गलत माना जाएगा। जैसे कि अगर प्रश्न की संरचना गलत हो, मतलब जो स्ट्रक्चर है, मैंने हालांकि पिछले वीडियो में बताया था, अगर स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, कोई भी ऑप्शन सही ना हो, ठीक है, और यदि हिंदी और इंग्लिश के जो मतलब हिंदी में अलग दिया हो, इंग्लिश में अलग दिया हो, ठीक है, इसके बाद कोई अगर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक, और इसके अलावा जो है तो कोई अन्य कारण हो, ठीक, ये मतलब आप जो है तो उसमें जब आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो रीजन में आप उसमें एक ऑप्शन रहेगा अदर, आप उस पर क्लिक करके जो है तो अगर इनके अलावा भी कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से प्रश्न का जो असली सेंस है वो समझ में नहीं आ रहा है या कि कुछ जो है तो मामला ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप उस पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और तो ये ऐसी कुछ कंडीशन है जिन पे वो प्रश्न जो है तो निरस्त होता है और उसके आधार पे आपको बोनस नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जांपल दे के समझाया, आप रूल बुक में जो है तो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये तो खैर बड़ा सिंपल सा फार्मूला है इसका कि मान लीजिए आप 100 नंबर का पेपर है और आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, कितने भी गलत हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 तक शिफ्ट में जो है तो क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 90 जो है तो आपने 90 नंबर आपने स्कोर किया और आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत हैं, तो आपने वो जो 90 नंबर आपने स्कोर किया है वो 100 में नहीं बल्कि 98 में किया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि एक फार्मूला दिया है कि मतलब ये जो 98 है, 98 है, इसको 100 तक पहुंचाना है, तो आपका 90 भी उसी प्रोपोर्शनेट में आगे बढ़ेगा और यही प्रोपोर्शनेट मार्क्स दरअसल होते ही हैं। तो आप ये जैसे फार्मूला इसमें दिया है कि आपने 90 गेन किया है तो 90 गुणे 100, क्योंकि कितने में अपन को लेके जाना है, 100 मतलब है ना, 100 में लेके जाना है, 98 को 100 में लेके जाना है और 90 को भी उसी प्रोपोर्शनेट में आगे बढ़ाना है। तो आप 90 गुणे 100 बटे, और कितने क्वेश्चन गलत थे, 2, तो 100 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 98, है ना। इसको आप ऐसे कर लीजिए कि आप 90 लाए हैं कितने में, 98 में, तो 90 बटे में करेंगे 98 और गुणे कर देंगे आप 100। ठीक है, इतने ये करने के बाद जो नंबर आएगा वही आपका प्रोपोर्शनेट मार्क्स होने वाला है। आप घर में भी खुद बैठ के जो है तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं और आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि आपके नंबर कितने होने वाले हैं। जैसे मेरा पटवारी में हुआ था, मेरा हालांकि जेल में भी एक गलत था, पुलिस में भी एक 2 क्वेश्चन गलत थे और पटवारी में तो 8 क्वेश्चन गलत थे मेरी शिफ्ट में। तो मैंने तो पटवारी में तो खासकर मैंने आइडिया लगा लिया था कि मेरे नंबर जो है 160 के ऊपर पहुंचेंगे, 155 थे, तो ये आइडिया था कि अगर नॉर्मलाइजेशन में घटेंगे भी तो ये है कि मैं सिलेक्शन वाली रेंज में हूँ। तो आप भी ऐसे जो है तो कैलकुलेट करके एक रफ आइडिया लगा सकते हैं ताकि आपको जो है तो ज़्यादा समस्या ना हो, है ना, ज़्यादा परेशान ना हो। तो ये फार्मूला है, मतलब जितने नंबर आप पा रहे हैं बटे में करिए जितने आपकी शिफ्ट के सही क्वेश्चन हैं टोटल, ठीक है, वो, और गुणे कर दीजिए 100, आपको मिल जाएगा। ठीक, और इसके बाद जो है तो ये प्रोसेस और की कमेटी बैठेगी, वो जो है तो इस पर विचार करेगी, देखेगी कि आपके क्वेश्चन क्या वाकई में जिसमें आपने ऑब्जेक्शन लगाया वो गलत है, और इसके बाद जो है तो आपको उसका बोनस नंबर दिया जाएगा। अब आता है नॉर्मलाइजेशन। ये असल में जो है तो थोड़ा सा पेचीदा है, इसको मतलब समझ में तो आ जाएगा लेकिन चूँकि अपने पास डेटा रहेगा नहीं, इसलिए अपन अपने घर में नहीं आइडिया लगा सकते कि अपने नंबर कितने बढ़ेंगे, कैसा क्या। आप बल्कि एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अपना स्कोर कार्ड, आपकी जो भी आंसर की है, आप रैंक आईक्यू पे जाके चेक कर सकते हैं। इस समय काफ़ी जो है तो रैंक आईक्यू
अच्छा प्रेडिक्ट करता है, तो आप वहाँ पे जाके अपनी रैंक वगैरह देख सकते हैं कितना क्या रहेगा। तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, कैसा क्या रहेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का देखिए फंडा ऐसा है, इसमें फार्मूला दिया हुआ है, आप देखेंगे नोटिफिकेशन में तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी शिफ्ट में जो 0.1% टॉप के लोग हैं, है ना, उनका औसत देखा जाएगा। ओवरऑल में 0.1% जो टॉप के लोग हैं उनका औसत देखा जाएगा। इसके बाद ये देखा जाएगा कि जो आपकी शिफ्ट में आपने स्कोर किया है और आपकी शिफ्ट के जो टॉप के लोगों का औसत है उनमें डेविएशन कितना है, विचलन कितना है, आपने सांख्यिकी में ये पढ़ा होगा। और यही देखा जाएगा कि आप ओवरऑल जो टॉप के 0.1% लोग हैं उनके औसत में और आपके नंबर में कितना डेविएशन है, इस आधार पे नॉर्मलाइजेशन होता है और इसी आधार पे नंबर घटते बढ़ते भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपकी शिफ्ट में 2 लोगों ने पेपर दिया, एक के नंबर 60 है और एक के नंबर 80 हैं। ठीक है, अब दोनों के नंबर बढ़ने हैं तो 2 नंबर दोनों के बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 80 वाले के ज़्यादा बढ़ेंगे, 60 वाले के कम बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए एक के 60 एक के 80 और इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होना है तो 80 वाले के ज़्यादा घटेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 80 वाले के ज़्यादा घटेंगे, 60 वाले के कम घटेंगे। ठीक है, तो जिसके जितने ज़्यादा नंबर होते हैं नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा भी उतना ही ज़्यादा होता है और घाटा भी उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक, हालांकि नॉर्मलाइजेशन के झमेले में आप मत पड़िए, क्योंकि ये समझ में आना नहीं है आपके पास, ना तो इतना डेटा रहेगा कि जो ओवरऑल टॉप के 0.1% लोग हैं उनका डेटा कहाँ से मिलेगा, आपकी शिफ्ट के जो टॉप के लोग हैं उनका डेटा नहीं मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन जो है तो आप पीवी पे छोड़ दीजिए, आप प्रोपोर्शनेट मार्क्स का एक जो है तो रफ आइडिया अपने पास लगा के रख सकते हैं और उससे जो है तो एक आइडिया लगा लेंगे कि अगर 4 नंबर बढ़ रहे हैं तो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में अगर इतने घटेंगे भी तो आप उस रेंज में मेंटेन रह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरी चीज़ में, वेटिंग में। तो इस बार क्या किया है, पुलिस विभाग ने पहली बार जो है तो वेटिंग जारी करने की बात की है नोटिफिकेशन में, और मुझे लगता है कि शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा भी है क्योंकि नोटिफिकेशन कोई पढ़ता नहीं है। तो वेटिंग का दिया है, इनने क्या बताया है कि जितनी टोटल वैकेंसी है उसका 15% जो है तो 15% जो निकालेंगे उतनी वेटिंग जारी करेंगे। जैसे मान लीजिए 7000 टोटल वैकेंसी है, ठीक है, तो 7000 का जो 15% आएगा लगभग जो है तो 1300 1350 के आसपास आएगा। तो 1350 वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, मतलब 7000 लोगों की मेन लिस्ट आएगी और उनके बाद जो है तो 1350 लोगों के आसपास जो है 1300 से 1400 के आसपास वो वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक, तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जिनको ये है कि फिजिकल में हमको बुला सकते हैं लेकिन फाइनल में सिलेक्शन होने के थोड़ा सा जो है तो चांस कम है। तो आप फाइनल में सिलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर वेटिंग में आ गए तो आपके पास एक अच्छा खासा स्कोप है, क्योंकि अभी पटवारी की ज्वाइनिंग बाकी है और फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के इनकी प्रोसेस बाकी है। तो फॉरेस्ट गार्ड तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन उनका पटवारी में होगा, वो कांस्टेबल ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वेटिंग जो है तो ऐसे बहुत सारी क्लियर होगी, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो आप जो है तो फिजिकल की तैयारी करते रहिए, एक रफ आइडिया लगा लीजिए कि आपका जो है तो कितना प्रोपोर्शनेट मार्क्स कितने हो जाएंगे और आप उसी हिसाब से फिजिकल के लिए आप अपना एक टारगेट सेट करिए और फिजिकल की तैयारी करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ठीक लगा होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में जो है तो शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, नमस्कार।